morning students. In our last lecture we have discussed the physical properties of metal and non-metals. Today I am going to discuss chemical properties of metal and chemical properties of non-metal. Chemical properties of metal. First of all we discuss chemical properties of metal. What is chemical properties? Chemical properties means how metal react with oxygen, react with water, react with acid और react with base. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. सपोज वी हैव अ मेटल एंड वी पुट दैट मेटल इन ओपन एनवायरनमेंट. अब हमारे एनवायरनमेंट जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है. तो वो मेटल जो है वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगी. सपोज वी हैव Mg, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जब हमारी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो बनाती है MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो कोई भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड. क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड. Any metal react with oxygen and make metal oxide. Suppose we have magnesium oxide, we have iron oxide. ठीक है. अब हमको क्या करना है, एक बुक में हमारी एक एक्टिविटी दे रखी है कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली बनता कैसे है कि हमारे पास में क्या है, मैग्नीशियम रिबिन है. उसको हमने क्या करवाया है, O2 की प्रेजेंट में उसको जलाया है. तो उसकी जो राख बनेगी ब्लैक कलर की, वो क्या है, हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हमको क्या करना है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जस्ट उसका एक सॉल्यूशन बनाना है और फिर चेक करना है कि ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है और एसिडिक इन नेचर है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस. आई थिंक you already studied that acid and base in your 7th और 6th class. एसिड जो है जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये टेस्ट में कैसा होता है, सॉर, और बेस कैसा होता है, बीटर. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है हमारा, वो हमारा ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसको किस में चेंज कर देता है, रेड में. और बेस जो है वो जस्ट इसका अपोजिट है, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में. तो बाय यूजिंग लिटमस पेपर वी कैन चेक आउट द सब्सटेंस और सॉल्यूशन वी हैव इज एसिड और बेस. तो हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, उसमें लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि वो कैसा है नेचर में, एसिडिक है या बेस है. तो जैसे ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं. तो ब्लू लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं होता है. जब हम उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड लिटमस जो है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है. दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन चेक द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन. सेम इसमें होता है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो है जैसे हमारी सल्फ़र हो गई, कार्बन हो गई, तो ये सब क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये भी क्या बनाती है, अपने ऑक्साइड बनाती है. तो ये क्या हो गया हमारा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये चीज़ें हमको दोनों ध्यान रखनी है. लेकिन इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर हम इसका लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. The metal oxide are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. ठीक है. उसके बाद में एक रिएक्शन आती है हमारी कि ये हमारा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है SO2, जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर से तो हमारे पास में बनता है H2SO3 which is sulfurous acid. देखो H2SO4 नाम तो सुना है हमने, which is sulfuric acid, but H2SO3 is sulfurous acid. ओके. उसके बाद में बात आती है हमारी रिएक्शन विथ वाटर.
अब देखो इसमें क्या होता है कि नॉन मेटल्स जो है हमारी, जनरली नॉन मेटल्स जो है वो हमारी वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, बिकॉज नॉन मेटल्स जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो हम नॉन मेटल्स जो है उनको वाटर में रखना प्रेफर करते हैं, उनको वाटर में रखना प्रेफर करते हैं, बिकॉज एयर में तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एयर से वो क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। लेकिन अगर हम उसको वाटर में रखेंगे तो वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो होता है हमारा, इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, बिकॉज फॉस्फोरस इज़ अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अगर उसके बाद मैं बात करूँ मेटल की, तो हमारे पास में एक मेटल है सोडियम। सोडियम जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मीन्स जैसे ही इसको खुला छोड़ा हमने, इसको वाटर और एयर मिल गया तो ये बहुत जल्दी से फायर कैच कर लेता है, बहुत जल्दी से क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो ये क्या करता है, वाटर के साथ में हाईली रिएक्टिव है और बहुत फास्टली इसकी रिएक्शन जो है वो होती है। लेकिन अगर हम देखें फॉर आयरन, आयरन जो है वो हमारा वाटर से रिएक्ट करता है, आयरन जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, बट ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो सोडियम वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव है, जो क्या करता है, वाटर में, वाटर से जल्दी रिएक्ट कर लेता है और क्या कर लेता है, फायर कैच कर लेता है। इसीलिए सोडियम के जो भी पीसेस हैं उनको उसका एयर और वाटर से कोई भी कनेक्शन ना हो, उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए हम सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में। कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं, बिकॉज जो ये हमारा सोडियम के जो पीसेस है उसको क्या ना मिले, एयर ना मिले, वाटर ना मिले, दैट्स वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, तो हमको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है रिएक्शन विथ वाटर में कि मेटल जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, कुछ मेटल्स जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, जबकि कुछ मेटल्स जो है वो स्लो वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। ठीक है, और नॉन मेटल के केस में देख लिया कि नॉन मेटल्स जो है जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। उसके बाद में आता है हमारा एसिड, रिएक्शन विथ एसिड मेटल। सपोज वी हैव जिंक एंड एसिड इज H2SO4, तो जिंक जो है वो H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगी, तो एक तो हमारा सॉल्ट बनेगा ZnSO4 और साथ में क्या निकलेगी, हमारी H2 गैस। अब ये जैसे हमने क्या किया, सपोज वी हैव अ टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर हमारे पास में क्या है, जिंक के पीसेस। इस जिंक के पीसेस के अंदर हमने, इसके अंदर क्या था हमारा, पहले से डाइल्यूट H2SO4 और ये है हमारा Z। जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से निकलती है हमारी H2 गैस। अब इस H2 गैस के पास में अगर हम एक मैच स्टिक लेके जाएं, जलती हुई तीली लेके जाएं, तो हमको कैसी साउंड आएगी, यहाँ से पॉप साउंड। कैसे साउंड आएगी, पॉप साउंड। तो ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है कि ये जो गैस इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रही है, विच इज़ हाइड्रोजन। वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो पॉप साउंड इंडिकेट्स द गैस केम आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब इज हाइड्रोजन। तो जनरली होता क्या है कि एसिड जो है, मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके हमको क्या देता है, H2 गैस। क्या देता है, H2 गैस देता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि एसिड जो है वो बेस के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, NaOH। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Na2Zn, साथ में क्या हो जाएगा, H2। यहाँ पे बनता है हमारा सोडियम जिंकेट। मतलब जो मेटल है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तब भी हमको H2 गैस देती है, और जब वो बेस के साथ में रिएक्ट करती है तब भी हमको क्या देती है, H2 गैस देती है। ठीक है, तो एसिड
और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करके मेटल जो है वो हमेशा हमको क्या देगी, H2 गैस देगी। ठीक है, उसके बाद में एक और हमने देखी है चीज़ कि हमारे जितने भी मेटल के यूटेंसिल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, तो उसके जो बर्तन हैं वो जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए उसको बाहर वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो उसके ऊपर क्या होती है, एक ग्रीनिश लेयर जम जाती है। मतलब उसकी जो साइनिंग है, जेन्युइन साइनिंग है, वो तो हट जाती है और उसके ऊपर क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है। अब वो ग्रीन कलर की कोटिंग किस कारण होती है देखते हैं हम। अब देखो हमारे पास में सपोज क्या है, Cu है, कॉपर है। अब वो जब एटमॉस्फेयर में है तो किससे किससे रिएक्ट करेगा, वाटर। अब वो डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट हमारी जो एयर है वो कैसी, अगर मॉइस्ट है तो उसमें क्या है, वाटर पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर CO2 भी है और उसके अंदर O2 भी है। तो ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनी हमारी, दिस इज नोन एज मॉइस्ट एयर। इसको हम क्या कहेंगे, मॉइस्ट एयर। तो क्या बन जाएगा, एक तो हमारा कॉपर का हाइड्रोक्साइड और एक कॉपर का कार्बोनेट, CuCO3 और CuOH2। तो ये दोनों जो है वो क्या है, हमारी जो ग्रीन कलर की कोटिंग हमको उस पर दिखाई देती है वो ये चीज़ है, बिकॉज जो हमारा मेटल है वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट कर रहा है। मॉइस्ट एयर में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी है। तो दो चीज़ें फॉर्म होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है ये क्या है, हमारे जो हमको ग्रीनिश लेयर दिखती है वो बेसिकली ये है। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो हर एक एक्टिविटी दे रखी है उसमें हमको जो भी मिल रहा है उसका हमने क्या किया है, लिटमस पेपर टेस्ट किया है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि लिटमस पेपर टेस्ट जो है वो किस लिए होता है, जो भी सब्सटेंस और सॉल्यूशन है हमारे पास में उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, इसको टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, और यहाँ पे जो चीज़ रह गई थी कि नॉन मेटल्स जो है वो जनरली एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। नॉन मेटल्स जो है वो क्या करती है, एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी जगह से हटाना और उसकी जगह बैठना। सपोज आई हैव AB, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, A और दूसरा है B, इसकी रिएक्शन हो रही है किसी C कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो अब ये C क्या करता है, देखो कंडीशन क्या है कि C जो है वो हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है, और B जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो भी है वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा। तो अब हमारे पास में क्या बना, A, C और B जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया, बिकॉज C इज़ मोर रिएक्टिव। तो उसने क्या किया, B को अपने जगह से अपनी प्लेस से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव CuSO4 plus Zn. Suppose we have copper sulfate solution, we put some pieces of zinc in that beaker or we can say test tube. तो अब होगा क्या, देखो ये CuSO4 जो है इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू। तो जैसे ही इसके अंदर हम जिंक पीसेस डालेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ZnSO4
और प्लस Cu जो है वो सेपरेट हो जाएगा, तो और ZnSO4 का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो अब कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो अब यहाँ पे क्या है, Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है और Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो Cu को क्या कर देता है, अपने जगह से रिप्लेस कर देता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख लूँ, ऐसे जैसे मैंने लिख लिया ZnSO4 प्लस Cu, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज Cu इज लेस रिएक्टिव। Cu जो है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है और Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम ऐसा एक बीकर में हमने ZnSO4 का सोल्यूशन दिया और उसके अंदर कॉपर पीसेस डाले हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा बिकॉज कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो इसके कारण उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में, प्लीज़ गो थ्रू दैट एक्टिविटी। उसमें अलग अलग बीकर लेके उसमें आपको ये सारी चीज़ समझाई है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वही सिर्फ अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकेगा, अपनी जो उसका जो खुद का प्लेस है उससे क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अगर जस्ट उसका रिवर्स है तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अब देखो जितनी भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सारी क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ क्या हो गया हमारा नॉन मेटल्स का, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए, हमारी ब्रीथिंग के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज़ व्हाट, ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल। तो सबसे पहला यूज़ क्या हो गया हमारा नॉन मेटल का, अपने रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए हमको जो O2 चाहिए, जैसे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, तो वो सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं हम टू एनहांस इन फर्टिलाइजर, टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। जो भी हमारी फील्ड में हमारी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को एनहांस करने के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। उन फर्टिलाइज़र में किसका यूज़ किया जाता है, नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जैसे हमने फॉस्फोरस देखा, तो उस फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं हम क्रैकर्स में। क्रैकर मीन्स पटाखे, जो हम अब दिवाली जब आने वाली है उसमें यूज़ करते हैं। तो उस क्रैकर्स में भी हम किसका यूज़ करते हैं, नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक होता है टिंचर सॉल्यूशन। जैसे ही हमारी बॉडी पे कोई घाव हो जाता है, कोई बाउंड हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो भी बेसिकली क्या होता है, नॉन मेटल का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद में जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे, सपोज वी हैव, तो उन सभी जो नॉन मेटल्स हैं उनका एक और यूज़ है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। उसके अलावा जैसे प्लास्टिक है वो नॉन मेटल है, फाइबर्स है वो नॉन मेटल है, तो उनके बहुत सारे यूज़ जो है वो हम अपने पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो हम अपने डेली एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो हमारे काम आती है। यूजेस ऑफ मेटल, सबसे बड़ा यूज़ है हमारा मेटल का एयरक्राफ्ट में, मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, यहाँ उसके अलावा एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स की जो बॉडी है उनको बनाने में, गाड़ियों की जो बॉडी है उनको बनाने में। ये सारी चीज़ें कहाँ किस में आती है, देखो ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, मशीनरी, सैटेलाइट,
एरोप्लेन, इन सब में भी हम किसका यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं। हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स है, जो घर पे हमारे जो बर्तन बने हैं वो एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, आयरन के हो सकते हैं, तो वो सारे भी किस में आएंगे, हमारे यूजेस ऑफ मेटल में आएंगे। ठीक है, सो द चैप्टर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल in finished by my side, but you have to try to do question answer which is given in your textbook. Then if you have some problem related to question answer and any other topic, then please ask me in your WhatsApp group or comment section of this video. Thank you.